हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मतलब कि कौन सा भी केमिकल इक्वेशन हो उसे आपको कैसे बैलेंस करना सीखना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा भी केमिकल इक्वेशन हो उसे आसानी से बैलेंस करने को सीख जाएंगे। केमिकल इक्वेशन सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें बैलेंस क्यों करना है। व्हाई यू नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो आप लोग कहोगे कि मार्क्स के लिए या फिर अच्छे परसेंटेज के लिए हमें क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर मार्क्स आते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें इसे सीखना चाहिए, इसे बैलेंस करना सीखना चाहिए। तो नहीं, यहाँ पे आप चूक जाते हैं। तो आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको बताता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन। अब आप कहोगे कि ये क्या बताया आपने, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कौन सी भी केमिकल इक्वेशन हो। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, a प्लस बी इट गिव्स ट्वाइस ऑफ ए बी। सपोज एक प्रकार की केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन में आपको दो प्रकार के एटम मिलते हैं, एक तो ए और एक तो बी, जिसे हम यहाँ पे रिएक्टेंट बोलेंगे, ये वाले रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि जो कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसमें जो मास है उसे हम क्रिएट भी नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब सिंपल भाषा में कहे, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जो एटम से रिएक्टेंट के साइड पे या फिर एटम से प्रोडक्ट के साइड पे दोनों भी कांस्टेंट रहेंगे, दोनों भी एक तरह से कांस्टेंट रहेंगे। मतलब यहाँ पे अगर ट्वाइस ऑफ ए बी मतलब दो एटम ए के हैं और दो एटम बी के हैं, पर रिएक्टेंट में दो एटम ए के नहीं और दो एटम बी के नहीं, मतलब ए रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो एटम ए के लाने पड़ेंगे और दो एटम बी के। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एटम ए के है, दो एटम बी के, और यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड में मतलब राइट हैंड साइड पे भी आपको दो एटम ए और दो एटम बी के देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके की रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो बिना देरी वक्त की देरी करते हुए हम आते हैं सीधा एग्जाम्पल के और देखते हैं कौन से वो एग्जाम्पल है जो आपको सीखने पड़ेंगे, और उन एग्जाम्पल से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है वो इजी तरीके से पता चल जाएगा। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल नंबर 1। तो सपोज आपने बैरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 इसकी रिएक्शन की, तो आपको यहाँ पर मिलेगा बैरियम सल्फेट, उसी के साथ साथ यहाँ पर HCl भी मिलेगा। तो ये रिएक्शन पूरी तरीके से इम्बैलेंस से बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको कौन सा सही तरीका है, शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी है, क्योंकि आप जब बुक्स में देखोगे तो बुक्स में जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है वो पूरी तरीके से एक डिस्क्रिप्टिव मैनर और स्टेप वाइज मैनर में दिया है, जो किसी को भी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से शॉर्ट ट्रिक्स की जिसकी वजह से आप इजीली केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पर बैलेंस करना है इस केमिकल इक्वेशन को, तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे रिएक्टेंट का नाम देना है रिएक्टेंट, और एटम के उस साइड पे ये होते हैं प्रोडक्ट, जो कि आप सब लोगों को पता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जिन रिएक्टेंट्स और जिन प्रोडक्ट्स में जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि बैरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ऐसे 5 एलिमेंट्स इस रिएक्शन में आते हैं। तो आपको अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बैलेंस इस रिएक्शन में बैरियम इस रिएक्शन में बैलेंस है या फिर नहीं। तो देखते हैं बैरियम की कितनी एलिमेंट है रिएक्टेंट में एक बैरियम की एलिमेंट है, तो प्रोडक्ट में भी एक एटम है बैरियम का, मतलब यहाँ पर बैरियम बैलेंस है पूरी तरीके से। उसके बाद आते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन यहाँ पर रिएक्टेंट में दो एटम है, तो यहाँ पर एक एटम है, किसमें, हमारे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर आपको दो क्लोरीन के एटम चाहिए, तभी आपका जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो लिखना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा HCl को, तभी आपकी इक्वेशन अच्छी तरीके से क्लोरीन को बैलेंस कर पाएगी।
उसके बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिएक्टेंट में टोटल दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अब 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो चुका है। उसके बाद आपको सल्फर बैलेंस करना है। सल्फर यहाँ पर 1 है तो प्रोडक्ट में भी सल्फर आपका 1 ही है, मतलब सल्फर पहले से ही बैलेंस है। उसके बाद लास्ट में आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 एटम्स है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की यहाँ पर भी 4 एटम है। तो ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है, इसलिए आपको वहां पर बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन और यहाँ पर आपका केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस यहाँ पर हो जाता है। बैरियम का यहाँ पर 1 एटम रिएक्टेंट में, बैरियम के यहाँ प्रोडक्ट में 1 एटम, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 एटम, सल्फर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 और ऑक्सीजन के 4। तो इसी तरीके से आपको और एग्जांपल समझने पड़ेंगे और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, कुछ और नए एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और आपको यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो इस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट में 1 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 1 कार्बन है, मतलब यहाँ पर कार्बन बैलेंस है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है पर प्रोडक्ट में सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन है, मतलब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है प्रोडक्ट में। तो आपको अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में और 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हो जाते हैं। बट सेम टाइम उसी वक्त कार्बन की जो बैलेंसिंग है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर 2 कार्बन आ जाते हैं पर रिएक्टेंट में सिर्फ 1 ही कार्बन रहता है। तो आपको यहाँ पर कार्बन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने में आसानी होगी। तो ये आपके एक इजी और आसान तरीके की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया है। तो बहुत ही आसानी और इजी तरीका है और इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन के एटम, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, तो 2 ऑक्सीजन के एटम रिएक्शन में भी, रिएक्टेंट में भी। तो इसी तरीके से ये रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जांपल। आयरन Fe प्लस रिएक्टेड विथ H2O वाटर इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको आयन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए रिएक्टेंट में कितने आयन है और प्रोडक्ट में कितने आयन है। तो रिएक्टेंट में सिर्फ आपका 1 ही आयन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर प्रोडक्ट में आपके 3 आयरन के मॉलिक्यूल है, Fe के मॉलिक्यूल है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयन को, तभी आपका आयन मतलब Fe अच्छी तरीके से यहाँ पर बैलेंस हो सकता है। 3Fe यहाँ पर आयन आपका बैलेंस हो गया। उसके बाद आयन को बैलेंस करने के बाद हम आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन पूरी तरीके से बैलेंस है। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आगे जाते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट में, तो 4 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में। तो आपको यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर आपको रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन लाने पड़ेंगे, मतलब हम वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपके 4 ऑक्सीजन होते हैं और प्रोडक्ट में भी आपके 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं। सेम उसी टाइम जो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग है वो फिर से बिगड़ जाती है, मतलब यहाँ पर 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हो जाते हैं पर यहाँ पर अभी भी 2 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर आपको 8 हाइड्रोजन चाहिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो हम सिंपली इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 8 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन अच्छी तरह से बैलेंस हो जाती है। फिर से देखिए 3Fe के एटम्स, यहाँ पर भी 3Fe के एटम्स प्रोडक्ट में, 8 हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट में और 8 हाइड्रोजन के एटम्स प्रोडक्ट में, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। इसी तरीके से आपकी यहाँ पर केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस ऑफ वाटर। यहाँ पर रिएक्टेंट
और यहाँ पर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करते हैं। तो रिएक्टेंट में टोटल सोडियम के 1 एटम है और प्रोडक्ट में 2 एटम है। तो हमें सोडियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में 2 सोडियम लाने पड़ेंगे। 2 सोडियम लाने के बाद आपके यहाँ पर सोडियम बैलेंस होते हैं प्रोडक्ट के एटम से, मतलब यहाँ पर 2 सोडियम और 2 सोडियम प्रोडक्ट में भी। उसके बाद आते हैं हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन ही काउंट करते हैं, 2 ऑक्सीजन, 2 से ऑक्सीजन मल्टीप्लाई है, मतलब ये 2 और यहाँ पर 4, 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 और ये 2 ऑक्सीजन मतलब 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 मतलब 4 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में भी ये 2 × 2 मतलब 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी आपके यहाँ पर बैलेंस है। उसके बाद आते हैं सल्फर को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर सल्फर 1 है रिएक्टेंट में और सल्फर यहाँ पर भी प्रोडक्ट में 1 है। तो सल्फर भी यहाँ पर आपका मैच हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट एग्जांपल्स को बैलेंस कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये रही कुछ सिंपल तरीके के एग्जांपल जिससे आप केमिकल इक्वेशंस बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।